प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जिसके अंदर हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने भी वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उनकी लिमिट क्या होती है, उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, उनके ऊपर चर्चा की। तो बच्चों आज का जो हमारा कंप्लीट लेक्चर है वो रहेगा डिफ्रेंशिएशन के ऊपर बेस्ड, यानी डिफ्रेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे चेक की जाती है वेक्टर्स की और वो सब। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि R कोई वेक्टर फंक्शन है एफ टी के फॉर्म में, तो डी आर अपॉन डी टी क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट डेल टी टेंड टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी अपॉन डेल टी। ये फॉर्मूला होता है ना। बस आपने वहाँ पे क्या पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, और लिमिट एच टेंड टू 0 होता है। बस थोड़ा सा ही तो चेंज है। हाँ, बाकी कोई प्रोसेस अलग नहीं है, डिट्टो वही प्रोसेस है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना है। हाँ, लेकिन यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन के कुछ केस होंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने ज़रूरी है। ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप इसको करते वक्त नंबर 1 कि जो अभी तक आपने अवकलन पढ़े उनको मिक्स मत कर देना। ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं करने का रीज़न क्या है, मिक्स नहीं करने का रीज़न ये है क्योंकि जो वेक्टर होते हैं बच्चों, उनकी कुछ खासियत होती है अलग तरीके की, कि एक तो आप डायरेक्टली फंक्शन लो और एक वेक्टर फंक्शन लो, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है और कुछ और। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जैसे मान लीजिए कि आपको एक बात और जो दी हुई मिलेगी कि यदि दो एक जैसे हो, इनमें एक स्केलर हो एक वेक्टर हो, इनमें क्या हो, एक स्केलर हो और एक वेक्टर हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है। तो बच्चों इसकी खासियत यही है कि आपको जो स्केलर जैसे सीधा लिखा हुआ मिलेगा, वेक्टर थोड़ा डार्क लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। ये बच्चों इनमें मेन डिफरेंस आपको दिखेगा। एक मिनट, आपको बच्चों क्या दिखेगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। यदि मान लीजिए आर वेक्टर होगा ना, तो ये आर ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये आपको बुक में ऐसे डार्क लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन बच्चों बार बार में लाइट और डार्क लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन ही लगा लेंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात और स्टूडेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक के अंदर एक बात और, कई बार आपको साइन या डार्कनेस में प्रॉब्लम भी आ सकती है, कई बार डार्क की वजह वो लाइट भी दिख जाए, तो वो आपके नॉलेज पे डिपेंड होना चाहिए वेक्टर कि हाँ भाई ये वेक्टर होगा या नहीं होगा। आपको कैसा लगा, हमारे नॉलेज पे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों डॉट लगा हुआ बीच में, तो आपको पता है डॉट और क्रॉस सिर्फ वेक्टर के बीच लगेगा। ठीक है। और दो वेक्टर का डॉट आपने किया, इक्वल में रिजल्ट है, अगर वो लाइट है या डार्क है ये पता करना, तो आप खुद जानते हो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो स्केलर होता है। स्केलर वैल्यू होती है ना, अदिश राशि होती है। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है। तो डॉट क्रॉस के हिसाब से आप देखना, क्रॉस लगा हुआ है तो बच्चों दोनों के दोनों वेक्टर ही होने चाहिए, एक स्केलर एक वेक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो कुछ ही चीज़ें, तो बच्चे आइए अब कुछ फॉर्मूले हैं आपके जो इसी से रिलेटेड है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिंपल बातें हैं आपको याद रखनी है। नंबर 1, यदि R वेरिएबल फंक्शन हो, यदि R वेरिएबल फंक्शन हो, वेरिएबल फंक्शन मतलब जैसे मान लो एक बार मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों, T जो है वो आपका वेरिएबल है। T जो बच्चों यहाँ पे आपका वेरिएबल है। ठीक है। तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल तो R कुछ ऐसा होगा, इक्वल है सॉरी यहाँ पे F1t i कैप प्लस F2t j कैप प्लस F3t k कैप, कुछ ऐसा। ये t के अलग अलग फंक्शन होंगे आपके पास, जैसे टी स्क्वेयर, 2t क्यूब, t की पावर 4, साइन t, log t, कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो डी आर, ये जिसको वेक्टर लगा देता हूँ चलो, ठीक है, डी आर अपॉन है, तो यहाँ पे बच्चों आपका डी टी होगा ना, वो कुछ ऐसा आएगा, डी एफ वन
या इसको डैश लगा देता हूँ, चलो बेटर रहेगा। F1 डैश टी आई कैप, F2 डैश टी जे कैप प्लस F3 डैश टी ई कैप। ओके हाँ, परंतु यदि R वेरिएबल की जगह कांस्टेंट फंक्शन हो, क्या आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन। अब कहोगे सर कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एक नई चीज़ है ना। कांस्टेंट फंक्शन सीधा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। देखो अभी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा वो भी समझने वाली बात है। आप बस एक बात मत भूल जाना, फ्लो में कई बार बच्चों देखो गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करोगे, लेकिन हाँ गलती होने थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कई बार एक्सप्रेशन ऐसा लगने लग जाता है कि आप डायरेक्टली वेक्टर को भूल जाओ, सीधा उन पे आ जाओ। वेक्टर हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का मतलब r इक्वल टू 2 नहीं है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा r वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस की, कुछ ऐसा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ओके, तो इस कंडीशन में जो आपका d r वेक्टर अपॉन जो dt होगा बच्चों, वो हो जाएगा 0i कैप 0j कैप 0k कैप। इसको या तो 0 वेक्टर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या 0 थोड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा, या 0 डार्क लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आपको 0 का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखे या 0 डार्क दिखे, तो उसका मतलब सीधा 0 नहीं होकर 0 वेक्टर है। ठीक है, याद रह जाइए। इसके बाद मान लीजिए बच्चों, यदि आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग वेक्टर है, प्लस माइनस यदि आपको करना हो इनका डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप इसको सीधा लिखोगे डी ए वेक्टर अपॉन डी टी प्लस माइनस डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस। हाँ, लेकिन अब जब बारी डॉट की आएगी या क्रॉस की आएगी तब क्या होगा। ठीक है, देखो तो अब बच्चों जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में काम आएंगे कि मतलब यदि ऐसा आ जाए कि d अपॉन डी टी ए डॉट बी। बच्चों एक बार मैं यहाँ पर डार्क वगैरह नहीं लिख कर रहा हूँ, ना मैं वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बार मान के चलो समझने के लिए कि ए बी वेक्टर है, स्केलर नहीं है। स्केलर होगा मैं बोल लूँगा, ठीक है। ए और बी बच्चों यहाँ पे क्या आपके वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ए छोड़ते हो ना तो ए डी बी अपॉन डी टी, फिर बी छोड़ कर ए का करते हो ना तो ए का कर दो पहले, फिर डॉट में बी लगाओ, कुछ ऐसा। बात समझ आई। हाँ, वैसे बच्चों हम जानते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट क्रमविधि में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पहले कर देते हो। हाँ, लेकिन जो वेक्टर का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे चलोगे एक बार। बात समझ आई। यानी यू डॉट वी लगाते हो, यू अपॉन वी जो भी आपने लगाया तो पहले एक को छोड़ दिया बाद वाले को कर दिया, ऐसा सिस्टम नहीं करना है। अब आपको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक रहना है, जो जिस जगह पे उसको उसी जगह पे रखो, उसका अवकलन भी उसी जगह पे ही आएगा। जैसे एक और करता हूँ, देखो कि d अपॉन डी टी यदि मान लो a क्रॉस b हो तो इसको ये लिखा जाएगा a क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस b, कुछ ऐसा। ठीक है। हाँ, या फिर एक याद रखने का बेटर ऑप्शन ये बताता हूँ कि एक बार पहले का अवकलन कर दो, फिर दूसरे का कर दो, फिर तीसरे का कर दो, फिर चौथे का कर दो, ऐसे चलो आप। यानी जब अवकलन कर रहे हो ना आप, एक रूल बना के चलो कि पहले बार सबसे पहले पहले पद का कर दो, फिर दूसरे का कर दो, फिर तीसरे का कर दो, फिर चौथे का कर दो। जैसे यदि मान लो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा, तो क्या होगा, सबसे पहले पहले का कर दो, बाकी वैसे के वैसे डी अपॉन डी टी, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे, फिर प्लस दूसरे का कर दो, क्या जाएगा, ए वेक्टर ऐसे कैसा अपनी जगह पे डी बी वेक्टर अपॉन डी टी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर डी सी वेक्टर अपॉन ये लो, ऐसे करना है। ठीक है। हाँ, वो नहीं सीधा फ्लो में दिमाग में वो मतलब ले आना जो पीछे आपने पढ़ा है कि ए छोड़ो बी का अवकलन प्लस बी छोड़ो ए का। यहाँ पे क्रम का बच्चों ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आप वेक्टर के केस को स्टडी कर रहे हो। ठीक है। एक आपने एक चीज़ और पढ़ी थी
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ ऐसा, अब आपके बहुत काम आएगा यहाँ पे। तो इसको क्या लिखोगे, पहले ए का करोगे ना, तो आ जाएगा डी क्रॉस डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, फिर आप क्या करोगे ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी। ये फॉर्मूले बच्चों आपको स्पेशली याद रखने हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जो लिखकर मैंने बता दिए हैं। ये आ गया, ये क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बातें आपको याद रखनी है, यानी इतनी बातों की बजाय आप नॉर्मली एक ही चीज़ याद रखनी, डिफरेंशिएशन सभी का होगा, डिफरेंशिएशन सभी का होगा, ठीक है, और क्रम के अनुसार होगा, यानी जो पहले उसका पहले कर दो, बाकी पढ़ा रहने दो वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन बाकी वैसे का वैसा, ठीक है, क्रम आगे पीछे मत करना एक तो कभी भी। हाँ वैसे बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्रम विधि में होता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, हाँ लेकिन करेंगे कई बार, यदि रूल को यदि ये अप्लाई कर लेंगे ना आगे पीछे करने वाले, तो कई बार क्रॉस प्रोडक्ट में भी हो जाएगा, इसलिए गलती हो जाए ना हो, इसकी वजह से हम जो जिसका क्रम है उसको वहीं रख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं जो कई बार पूछ ली जाती है, वैसे चांस कम है लेकिन कई बार पूछ ली जाती है, क्योंकि इससे मेनली तो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट यूनिट इससे बच्चों जो आपके 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से तो खाली क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट से कुछ थ्योरम है, जो 3 थ्योरम मुख्य रूप से ग्रीन, गॉस और स्टोक्स, बहुत मजेदार थ्योरम है। थ्योरम को करते हैं बच्चों, बेसिकली थ्योरम को समझना है, रटने की जो प्रवृत्ति है वो एक बार थ्योरम के लिए भूल जाओ, क्योंकि बच्चों आपके जो ये बुक्स में थ्योरम का कोई अंत नहीं है, कितनी रट लोगी। और थ्योरम ऐसी है कि थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरम का आंसर रटते हो, लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं हो, और जब तक आप लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो थ्योरम नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों जो कह रहा हूँ वो आराम से दिमाग में बैठाओ, थ्योरम को रटने की बजाय ज़्यादा समझने पे ध्यान दो, उसकी प्रोसेस क्या है वो देखो। तो जो आपकी थ्योरम नंबर 1 है वो देखो, ठीक है, थ्योरम नंबर जो 1 है आराम से वो देखो। एक मिनट बच्चों, अब देखिए फर्स्ट थ्योरम है कि यदि ए वेक्टर, ए थोड़ा डार्क लिखा हुआ है बुक में, यदि आप उसको ध्यान से देखो तो वही आपको थोड़ा डार्कर लिखा हुआ दिखेगा। यदि ए वेक्टर अदिश चर टी अदिश है, कोई वेक्टर है वो वेक्टर का फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा था एफ टी आर इक्वल टू एफ 1 टी एफ 2 टी, तो एफ 1 टी ये तो एक अदिश फंक्शन होगा ना टी का, अगर उसके अंदर भी आई कैप हो फिर आई कैप थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्यों आई सीधा आई के साथ नहीं लगेगा, या तो आई डॉट आई लगेगा या आई क्रॉस आई लगेगा, ठीक है। तो यदि टी का एक अवकलनीय सदिश फलन हो तथा मोड ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्टली कुछ ऐसा है, ए है वेक्टर है, वो टी का फलन है, ठीक है, और मोड ऑफ ए वेक्टर को मैं डायरेक्टली ए, बुक में डार्क लिखा हुआ है इसलिए, तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट कि डी अपॉन डी टी ए स्क्वेयर, फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2a डी ए अपॉन डी टी, 2a वेक्टर डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। वैसे इसको सीधा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। वेक्टर लिखो तो डॉट लिखेगा यदि आप परिमाण के यूज करते हो, क्योंकि यदि आपको याद हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके परिमाण का स्क्वायर होता है, यानी सीधा स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, इसको चलो सीधा करते हैं फिर, 2a डी अपॉन डी टी, ये प्रूव करना है, सॉरी वेक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, यदि यहाँ पे वेक्टर आप लगा देते हो गलती से बाय मिस्टेक, यदि आप बाय मिस्टेक गलती से यहाँ पे क्या लगा देते हो, वेक्टर साइन लगा देते हो, तो यहाँ पे बच्चों फिर डॉट लगाना जरूरी हो जाएगा,
क्योंकि ए स्क्वायर आपको पता है वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट ए होता है। ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए डॉट ए होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे डॉट लगाना था, लेकिन यहाँ पे जो ए सीधा लिखा हुआ होने का मतलब क्या है भाई? 2a डी अपॉन डी टी लिखा हुआ है। इसका सीधा मीनिंग ये हो गया कि ये वेक्टर नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये लिखोगे कि ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये सीधा ऐसा हो जाएगा। बात समझ आई? अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसको सीधा यदि लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो थ्योरम है, जो आपकी एलएचएस साइड है वो वेक्टर के अंदर है और आरएचएस साइड है वो स्केलर के अंदर है। बस समझ आ रही है? वैसे जो आपको जो एलएचएस साइड है ना वो तो क्या है? वेक्टर की है, और आरएचएस है वो स्केलर की है। तो दो तरीके से, या तो आप एलएचएस को स्केलर करो या आरएचएस को वेक्टर करो। आरएचएस को वेक्टर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, यानी थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ए फंक्शन नहीं दिया हुआ सीधा। ये बोला हुआ है टी का फंक्शन है, लेकिन है कैसा? अगर पता होता तो मैं डॉट प्रोडक्ट भी कर देता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको किस में चेंज किया बच्चों? स्केलर में चेंज किया, कर दिया। कैसे किया कि आप जानते हो ए स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए, जिसे ए स्क्वायर। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? डी अपॉन डी टी ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आप 12th में जैसा आपने पढ़ा वैसे ही कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2a टी ए अपॉन डी टी आ गया, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर का स्क्वायर। बात समझ आ गई बच्चों? या फिर आप उसको वैसे करते कि ए डॉट ए करके वो प्रोसेस। क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे है आपको प्रूफ क्या करना है। बी जो इसका पार्ट है बच्चों, उसमें आपको प्रूफ करना है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी ए अपॉन डी टी। ये स्टूडेंट आपको इस केस में प्रूव करना है। ठीक है, इस केस में आपको ये सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले ये वैल्यू किसकी इक्वल है? ये तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, ये वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ कि मैंने लिखा था डी अपॉन डी टी ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 2a डी ए अपॉन डी टी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये तो हमने सिद्ध किया हुआ, तो हमने इसका यूज कर लिया। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इसे बनाना है। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? अब इसे जनरेट करना। तो देखो कैसे होगा। तो आप क्या करोगे? डी अपॉन डी टी ए वेक्टर के स्क्वायर को आप लिखोगे डी अपॉन डी टी ए डॉट ए। और जो फॉर्मूला पड़ा था डॉट का, तो पहले वाले का कर दो, बाद वाला वैसे का वैसा डॉट में, प्लस पहले वाला छोड़ दो डॉट, बाद वाले का कर दो। अब बच्चों आप सब जानते हो जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वो होता है क्रमविनी में। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रमविनी में होता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आगे पीछे कर दो। तो ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी। 2 बार आया तो क्या लिखूँगा? 2 ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। ये वैल्यू आ गई डी अपॉन डी टी ए वेक्टर के स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल क्या आ जाएगा? ए टी अपॉन डी टी। क्वेश्चन फिनिश, सॉरी थ्योरम खत्म हुई। आराम से देखो, दिमाग में बैठाओ, प्रोसेस समझ आई या नहीं। एक बार वीडियो में साइड हट जाता हूँ, आराम से इसको देख लीजिए। कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, एक एक बात को आराम से देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यानी ए पार्ट तो बच्चों इसका कीजिए, बी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। यानी स्केलर और वेक्टर दोनों में इक्वलिटी बनानी है आपको। तो स्केलर वाला तो हमारा किया हुआ है, वेक्टर वाला और किया।
कोई डाउट है बच्चों देख लो, प्रॉब्लम है बताओ, अदरवाइज इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इससे पर बच्चों में थ्योरम नंबर 1.2 थोड़ी लेंथी है, टाइम कम है, इसी वजह से थ्योरम 1.3 करते हैं ना। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गई, रेज कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 1.3 देखिए, 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थ्योरम नंबर 1.3 देखो, बहुत इजी है बच्चों, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। क्या दी गई है देखिए इसको, इसमें आपको दिया गया कि एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, यानी उसका अवकलज उसके क्या होता है, लंबवत होता है। परिमाण क्या है, कांस्टेंट। कब, जब वह स्वयं अचर सदिश न हो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमें ये पढ़ना कि यदि ए वेक्टर है और जो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी लंबवत होना चाहिए। कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बच्चों जब ए कांस्टेंट है तो एक बात तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल क्या होगा, 0। हमने एक बात अभी प्रूफ की है, सही है, ये सिद्ध किए या नहीं किए। ये वैल्यू यहाँ रखूँगा 0, तो आप कुछ देखो ए डॉट डी ए वैक्टर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो आपस में क्या हो, लंबवत हो, तभी होता होगा डॉट प्रोडक्ट 0। या और कोई केस में भी होता है, बताओ भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों लंबवत हो। तो हो गया बच्चों सिद्ध। तो होता है डिफ्रेंशिएशन का बेसिकली तरीका समझ आया नहीं है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की जानकारी फिर नेक्स्ट लेक्चर में।